हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता से रिलेटेड या क्लास लेकर के हम आए हैं, जिसमें जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे, जो कि तीसरे सक्षमता से संबंधित यह क्लास होगा। आइए हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को अभी देखते हैं। इसमें पहला नंबर सवाल है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें भारत की स्थिति, तो भारत जो है दो रूप से स्थित है। अगर हम अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे तो ये 0 डिग्री जो अक्षांश है, इससे ऊपर भारत की स्थिति कहाँ है? 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में हुआ अक्षांशीय हिसाब से। उसी प्रकार जो है देशांतर के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ग्रीनविच है 0 डिग्री देशांतर है, उससे पूरब की ओर स्थित है, दाहिनी ओर स्थित है, अर्थात पूरब में स्थित है। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि भारत की जो स्थिति है वह अक्षांशीय रूप से उत्तर और देशांतरीय रूप से पूरब, यानी बी ऑप्शन सही होगा कि भारत की स्थिति उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। अगले सवाल नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जा रहा है, मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु अलग है, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रश्न में सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जा रहा है, अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो ये जो है तमिलनाडु राज्य का ये सबसे अंतिम बिंदु केप कमोरिन या फिर कन्याकुमारी के नाम से जाना जाएगा, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और उसका अक्षांश कितना है? तो 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी बिंदु की बात होगी तो वह तमिलनाडु राज्य का जगह कन्याकुमारी होगा, जिसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। तो इस तीसरे नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा दोस्तों, वह होगा कि भारत और चीन के बीच जो सीमा निर्धारण का कार्य है वो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है ये डुरंड लाइन है। हालांकि जब डुरंड लाइन खींचा गया था वो अफगानिस्तान और भारत के बीच था, लेकिन बाद में चूंकि पाकिस्तान का बंटवारा होने के पश्चात जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। उसी प्रकार जो है मैकमोहन रेखा है, जो इंडिया और फिर चाइना के बीच जो है सीमा रेखा बनाता है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच और भारत बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ लाइन है। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, और फिर इंडिया और चाइना के बीच जो है मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी प्रकार के क्लासेज का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है या क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। सवाल नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर जो है रेड क्लिफ रेखा के रूप में हम लोग किए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। किस देश के साथ लगती है? लंबाई के हिसाब से जो भारत की स्थलीय सीमा है सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये 6 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा कि जो पूर्वी समुद्री तट है वो कौन से नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। किस नाम से? कोरोमंडल तट, अर्थात ऑप्शन डी 6 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर के रूप में आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। भारत का जो राज्य है, जैसे तट रेखा से लगने का अर्थ यह है कि भारत का इधर अगर हम लोग बात करें राज्यों की, तो यहाँ गुजरात के ये से लेकर के फिर यहाँ पश्चिम बंगाल
के राज्यों को, यानी अगर यहाँ पर बात किया जाए तो इधर जितने भी राज्य हैं, चाहे वह महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, या फिर उड़ीसा है, या पश्चिम बंगाल है, इस प्रकार कितने राज्य हैं जो अलग अलग ये समुद्रों से, जैसे अरब सागर से इधर पश्चिम में, उसी प्रकार यहाँ हिंद महासागर से, फिर इधर बंगाल की खाड़ी से, तो ये तट रेखा से अगर राज्यों की संख्या की गिनती की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। हम सभी जानते हैं कि भारत की जो उत्तरी सीमा है, यानी जो भारत के सबसे उत्तर में है पहाड़ स्थित, वह हिमालय का पहाड़ है। ऑप्शन बी सबसे करेक्ट आंसर है। हिमालय का पहाड़ भारत के सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित है। और फिर जो है यह हिमालय, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जानी जाती है? एवरेस्ट के नाम से। और हिमालय जो है, एवरेस्ट की जो चोटी है, वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वह नेपाल में स्थित है। और नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं, आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हिमालय पहाड़ की चोटी की बात की जाए तो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वह कंचनजंगा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है 3 अलग अलग देशों से, यानी नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो इस 9वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों, यह होगा ऑप्शन डी कि भारत का जो सिक्किम राज्य है उसकी सीमा जो है नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चाइना से भी लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 के पश्चात 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जो कि काराकोरम श्रेणी का पर्वत काराकोरम श्रेणी पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। और अगर भारत का सर्वोच्च चोटी जो हिमालय पर्वत का हिस्सा है तो वह कंचनजंगा है, जो हिमालय का हिस्सा है। लेकिन ये गाडविन ऑस्टिन जो है ये K2 का हिस्सा है, यानी K2 काराकोरम श्रेणी पर्वत का हिस्सा है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन सी सबसे सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है, यानी सबसे नई है। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी की अगर बात करेंगे हम लोग तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत है। ऑप्शन ए। 11वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए के रूप में जाना जाएगा कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है वह हिमालय की पर्वत है। और जो सबसे पुरानी है वह अरावली पर्वत है। जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है भारत में अरावली है, और सबसे नवीनतम जो है वह हिमालय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है कि अरावली जो कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत यह है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर किस नाम से जाना जाता है? तो अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है उसे गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। 12वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सबसे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर कि तुजू दर्रा, दर्रा कहते हैं कि दो पहाड़ों के बीच जो है जो प्राकृतिक रूप से बने हुए रास्ते हैं एक तरफ से दूसरी ओर जाने का, उसे दर्रा के नाम से जाना जाता है। जैसे नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है, उसी प्रकार तुजू दर्रा जो है भारत का, वो भारत को किस देश से जोड़ने का कार्य करता है? तो इसका 13वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा कि म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जानते हैं, म्यांमार देश को जोड़ने का काम भारत को तुजू दर्रा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास ये सभी हिमालय श्रेणी की नदियाँ हैं, यानी हिमालय के सभी जो है सहायक नदियों में जानी जाने वाली नदियाँ हैं। ये सभी अपना जल जो है प्रवाहित करके ले जा करके हिमालय में गिराती है। इसमें से जो नदी भारत में उद्गम नहीं है, यानी जो बाहर से बहते हुए भारत में आती है, वह है सतलज नदी, जो कि सिंधु के पास से ही, यानी मानसरोवर झील के राकस ताल से जो है निकलती है ये सतलज नदी। और ये सिंधु की सहायक नदी है। ये अपनी जल बहाते हुए भारत से होते हुए जो है सिंधु में मिल जाती है। और सतलज नदी पर ही जो है भारत का सर्वोच्च बांध जो है, जो भाखड़ा नंगल बांध के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, वो सतलज नदी पर ही स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है हमारे स्क्रीन पर
कि भारत की सबसे बड़े मीठे जल का झील निम्नलिखित में से कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे बड़े मीठे जल का झील जो है यह कौन सी झील है, तो यह उलर झील है। कौन सा झील है, यह उलर झील है। ऑप्शन इसका सी सबसे करेक्ट आंसर है। दोस्तों हमने अब तक 15 प्रश्नों को किया है, हम आगे अभी 40 प्रश्नों तक करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और आप प्रश्नों के अंत तक बने रहिए। लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है, और अगर आप हमसे पहले प्रश्नों का उत्तर कर पा रहे हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। सवाल नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत की जो प्रसिद्ध लैगून झील है यह कौन सी झील है, जो भारत की लैगून झील के रूप में जानी जाती है। लैगून झील जो इस प्रकार से की झील होती है, तो ये लैगून झील जो है, ये चिल्का झील जो है, ये लैगून झील के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन इसका बी सबसे करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 17 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। भारत की जो प्रथम नदी घाटी परियोजना है या पहली जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसका निर्माण कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इस 17वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि भारत में जो पहली नदी घाटी परियोजना है इसका निर्माण जो हुआ है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना के रूप में जाना जाता है। और इसी के निर्माण के समय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि ये आधुनिक भारत का मंदिर होगा। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 18 है कि भारत किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। जी हाँ, सर्दियों में वर्षा भारत के इन जो ऑप्शंस में हमारे राज्य हैं इनमें से किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है। तो इस 18वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है दोस्तों वह है उड़ीसा राज्य, जहां पर लौटते मानसून से ठंडी के मौसम में बारिश होती है। अगला प्रश्न है 19वां नंबर प्रश्न है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। जी हाँ, वृक्षारोपण या फिर वन महोत्सव के जो जन्मदाता हैं वह पंडित जवाहरलाल नेहरू है या फिर विनोबा भावे हैं या महात्मा गांधी या फिर के.एम. मुंशी हैं। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन सी जाना जाएगा कि के.एम. मुंशी जो हैं यह वन महोत्सव के ये जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। सवाल नंबर 20 है कि भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन इसका सबसे सही उत्तर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जी हाँ, भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी इसका ऑप्शन डी सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जी हाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1936 में। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह स्वतंत्रता से पूर्व का राष्ट्रीय उद्यान है और यह स्थित है भारत के उत्तराखंड राज्य में जो नैनीताल के पास स्थित है। ऑप्शन इसका डी सबसे करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 23 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है वह कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है यह वही बाघ अभयारण्य है जो भारत का पहला ये है राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई, जिसे हम लोग जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जी हाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी इनमें से कौन सी है। जी हाँ, भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वह कौन सी है, काली, लाल, लैटेराइट या जलोढ़ मिट्टी। तो भारत की जो सर्वाधिक ये मिट्टी है वह जलोढ़ मृदा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और ये दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं खादर और एक को कहते हैं बांगर। जो नवीन जलोढ़ है खादर के नाम से जाना जाता है और जो पुराने जलोढ़ है, प्राचीन जलोढ़ है, उसको बांगर के नाम से जानते हैं। यानी नया जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाता है और पुराना जलोढ़ मिट्टी जो है वह बांगर के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 25 है कि रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है। रेगूर मिट्टी, पहले हम लोग ये जानें कि यह किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि रेगूर मिट्टी
किस मिट्टी को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, रेग्यूर मिट्टी जो है यह कहते हैं काली मिट्टी को, और काली मिट्टी जो है सबसे अधिक इन राज्यों में सबसे ज़्यादा जो है यह काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी इसका सबसे सही जवाब होगा। रेगूर मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। और रेगूर मिट्टी जो है काली मिट्टी इसका जो सबसे महाराष्ट्र है, और ये जो जाना जाता है सबसे अधिक खेती के लिए, यह कपास की खेती के लिए जाना जाता है। सवाल नंबर 26 है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ, 26वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है वह है गुजरात राज्य। ऑप्शन इसका बी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा जो सोयाबीन उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? तो इस 27वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जाना जाएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है वह मध्य प्रदेश राज्य है। ऑप्शन ए सबसे सही जवाब है। सवाल नंबर 28 है कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है वह है जम्मू कश्मीर राज्य। कौन सा राज्य है? वह है जम्मू और कश्मीर राज्य। ऑप्शन इसका बी सबसे करेक्ट आंसर होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है वह केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, रेशम का जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है भारत में वह है ये जम्मू कश्मीर राज्य। जो सबसे रेशम के उत्पादन के लिए जो जाना जाता है वो कर्नाटक राज्य जाना जाता है, क्षमा चाहते हैं। और ये कर्नाटक जो है सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। भारत में अगर बिहार की बात की जाए कि बिहार में रेशम के लिए जो प्रसिद्ध है वह है बिहार का भागलपुर जिला, और यहाँ पर जो है कर्नाटक राज्य इसका मेन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? दोस्तों, अगर हम लोग बात करें जूट उत्पादक राज्यों की, तो जूट उत्पादन में भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है वो एक नंबर पर आता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। हालांकि जूट के उत्पादन में भारत अग्रणी था, लेकिन पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जब बांग्लादेश, जो अभी आधुनिक बांग्लादेश है, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था और उससे पहले बंगाल का हिस्सा था जिसे पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था, तो पूर्वी बंगाल जो क्षेत्र था वह जूट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था। लेकिन चूंकि जो है बंटवारे के पश्चात अधिकांश हिस्सा उधर चला गया। अभी जो भारत के पास स्थित है वह है पश्चिम बंगाल राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले फिर आपसे हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा यह जीके का सेट आपको पसंद आ रहा है, आपके एग्ज़ाम्स के लायक है, तो आप एक कमेंट्स करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 31 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो चाय के लिए जो अग्रणी राज्य के रूप में भारत का ये जाना जाता है वह है इसका 31वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यानी असम राज्य जो है यह भारत के चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्यों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32 है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा 32वां नंबर प्रश्न के लिए वह है ऑप्शन सी कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित था, और ये कार्यक्रम शुरू हुआ। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, उसके लिए जो है यह चालू हुआ था। सवाल नंबर 33 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वह है तारापुर। कौन सा केंद्र है? तारापुर है। ऑप्शन इसका सी सबसे सही जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी 33वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर के रूप में क्या जाना जाएगा? ऑप्शन सी जाना जाएगा। सवाल नंबर 34 है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट जिससे हम लोग एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है हमें, तो एल्युमिनियम के उत्पादन में यानी बॉक्साइट उत्पादन में भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह है ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य जो है वह एल्युमिनियम उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? यह अंग्रेजों के दौर में स्थापित हुआ था। यह भारत का प्रथम सूती वस्त्र का जो ये है
इसका सही उत्तर 35वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी है कि यह मुंबई में स्थापित हुआ था। सी ऑप्शन सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर शहर स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम जो स्टील प्रोजेक्ट शहर है यह स्थापित हुआ था। 36वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी होगा कि यह जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेद जी टाटा के द्वारा और उसी के नाम पर वह शहर भी है। ऑप्शन इसका बी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, ये जो आंकड़े हैं यह 2011 के जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा है। हालांकि अब तक उसके पश्चात कोई जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन अब चूंकि कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है 2025 में कि भारत में जाति आधारित गणना किया जाएगा, यानी पूरे भारत के में सेंसस का कार्य होगा, गणना का कार्य होगा। लेकिन यह गणना जो है पहली बार जो है ऐसा होगा कि यह जाति आधारित होगा कि किस समुदाय के कितने लोग जो है वो जात के आधारित कितने लोगों की आबादी है। फिर उसके हिसाब से गवर्नमेंट को, सरकार को यह बेनिफिट्स होगा कि जो उसमें सामाजिक रूप से जो दबे कुचले होंगे या जो उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे उनके लिए सरकार योजना बनाएगी, उससे बेनिफिट्स मिलेगा ताकि उनका भी उत्थान हो सके। 37वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रति 1000 पुरुष पर सबसे कम अगर महिलाओं की संख्या है तो वह हरियाणा राज्य में है, और जो सबसे अधिक लिंगानुपात है यानी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1000 से ज़्यादा है वह भारत के केरल राज्य में है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका जो सही जवाब है 38 का वो ऑप्शन ए है कि गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। तो सबसे प्राचीन लिपि की अगर बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि है। वैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, और अगर कोई उर्दू भाषी लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं तो उनकी उर्दू की लिपि जो है वह कौन सी है, फारसी है। और रोमन भाषा की जो लिपि है वह कौन से, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। याद रखिएगा, हिंदी की लिपि देवनागरी, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। और सबसे प्राचीन लिपि जो भारत में है वह ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है इस सेट का कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है वह गुजरात के जामनगर में स्थित जामनगर तेल शोधक कारखाना है, और बिहार का इकलौता तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। दोस्तों 40 प्रश्नों का यह सेट हम अभी कंप्लीट किए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार अपने आगे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।